यूक्रेन पर रूस ने फरवरी 2022 में जब हमला किया तो मोदी सरकार की विदेश नीति की चौतरफा सराहना हुई। कहा गया कि भारत ने अपने हितों का ख्याल रखा और पश्चिम के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि भारत की विपक्षी पार्टियों ने भी मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की और कहा कि ये भारत के हक में है। लेकिन अब जब हमास और इसराइल की जंग चल रही है और हजारों आम लोग मारे जा रहे हैं, तो ऐसे में भारत की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने जो रुख यूक्रेन रूस जंग में अपनाया था, उसके ठीक उलट इसराइल और हमास की जंग में अपना रहा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद पर भारत किसी भी रूप में नरमी नहीं दिखा सकता है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में गजा में जारी इसराइली जंग को रोकने और मानवीय मदद पहुंचाने के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया था। यूएन महासभा में इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग से भारत बाहर रहा। भारत यूक्रेन रूस जंग पर भी संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्तावों पर वोटिंग से बाहर रहता था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे टीएस तिरुमूर्ति ने इसराइल हमास की जंग पर भारत के रुख को लेकर अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखा है, भारत के लिए ये अहम है कि न उसे केवल आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए, बल्कि गजा में मानवीय त्रासदी के खिलाफ भी डटकर खड़ा होना चाहिए। इसराइल फलस्तीन संकट में पश्चिम को उनके पाखंड और दोहरे मानदंड के लिए घेरा जा सकता है, लेकिन क्या अरब इस मामले में दूध का धुला है? क्या फलस्तीनियों को किनारे करने के लिए अरब के देश जिम्मेदार नहीं हैं? इसराइल से रिश्ते सामान्य करने की रेस में अरब के देश फलस्तीनियों के मुद्दे पर कहते हैं कि इसराइल अब फलस्तीन के किसी और इलाके को अपने में नहीं मिलाने पर सहमत हो गया है। हालांकि इसराइल ठीक इसके उलट करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार निरुपमा सुब्रमण्यम ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की डेप्यूटी परमानेंट प्रतिनिधि ने वोटिंग से बाहर रहने के पक्ष में जो दलील दी, उससे ये ज्यादा लग रहा था कि भारत को इस प्रस्ताव के पक्ष में क्यों वोटिंग करनी चाहिए थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आए इस प्रस्ताव पर वोटिंग से बाहर कुल 45 देश रहे थे। 120 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया था और 14 देशों ने खिलाफ में। जो 45 देश वोटिंग से बाहर रहे, उनका कहना था कि प्रस्ताव में 7 अक्टूबर को इसराइल के भीतर हमास के आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं था। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया स्टडी सेंटर में प्रोफेसर रहे ए.के. पाशा कहते हैं कि भारत ने इसराइल हमास युद्ध में जो रुख दिखाया है, वो मोदी सरकार के दोहरे मानदंड को दिखाता है। प्रोफेसर पाशा कहते हैं, भारत ने यूक्रेन और रूस जंग में स्वतंत्र विदेश नीति के साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की जो ठोस कोशिश की थी, उन पर खुद ही पानी फेर दिया है। गजा में आम फलस्तीनी बच्चे और महिलाएं हर दिन मारे जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया तो भारत वोटिंग से बाहर रहा। भारत किस मुंह से कहेगा कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज है? इसराइल हमास संघर्ष में मोदी सरकार का रुख भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के उलट अमेरिका के पिछलग्गू की तरह है। मोदी सरकार के इस रुख के पीछे की रणनीति क्या है? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर पाशा कहते हैं, इन्हें चुनाव जीतना है। बीजेपी को पता है कि भारत के भीतर लोकप्रिय जनभावना इसराइल के पक्ष में है। जाहिर है कि ये जनभावना धार्मिक आधार पर बटी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने देश में चुनाव जीतने के लिए भारत के हितों और स्वतंत्र विदेश नीति को दांव पर लगा दिया है। वहीं निरुपमा सुब्रमण्यम ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसराइल हमास जंग पर प्रस्ताव कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो बाध्यकारी नहीं था। जेएनयू में पश्चिम एशिया मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा कहते हैं कि मध्य पूर्व में अभी जो कुछ भी चल रहा है, उससे भारत की चुनौतियां बढ़ गई हैं। प्रोफेसर महापात्रा कहते हैं, कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा दी गई है, उसका संबंध इसराइल पर भारत के रुख से भी है। भारत के रुख से खाड़ी के इस्लामिक देशों से असहजता बढ़ेगी और भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। थिंक टैंक द विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कगलमैन को लगता है कि भारत गजा में इस्राएली सैन्य ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के रूप में देख रहा है।